ठीक है। शांत रहो, चलो सुनो तो, पिछले क्लास में मैंने क्या बात किया था? चलो शांत रहो। पिछले क्लास में मैंने बात किया था केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था। आए हल बात करेगा तो क्लास से बाहर निकल जाओ, क्लास से बात नहीं करना। सुनो आए लड़का, आए क्या कर रहा उधर? इक्विलिब्रियम के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बात किया था। आए तुम खड़ा हो जाओ, तो पीछे वाला तुम खड़ा हो जाओ, चलो खड़ा हो जाओ, तुम डंडा लाओ तो तुम कोना वाला खड़ा हो जाओ। तुम बताओ तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या था, उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एक दो तो बताओ तो। कहाँ गया था कल? तो एकदम शांत रहो, कल घर पे गया था, अभी शांत रहो, बैठो आराम से। पिछले क्लास में मैंने बात किया था केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बात किया था, और साथ ही साथ मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात किया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। देखो कितना आराम से आ रहा है। चलो देखो, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में और बताएगा तुमको। पिछले क्लास में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने निकाला था, के बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, उसका वैल्यू जो निकाला था। इसके बाद हमको पढ़ना लॉ ऑफ मास एक्शन, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे हम इस पे करना। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हेडिंग डालो, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात बताएगा हम। चलो तो हेडिंग डालते हैं नया टॉपिक इसमें, लॉ ऑफ मास एक्शन, फिर न्यूमेरिकल करेंगे आगे हम इसमें। चलो तो हेडिंग डालो तो, लॉ ऑफ मास एक्शन। It was given by कि दो साइंटिस्ट को दिया गया था। जगह नहीं है, इधर बैठो, तीनों को बैठी हुई है। क्लास में कोई बात नहीं करेगा, समझ लो।
कैमरा का स्विच है, डायरेक्ट लगा हुआ। रुको इसको मोड़ देते इधर, दिख रहा है? चलो देखो, तो पिछले क्लास में मैंने बात किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो सिंपली था वहां पे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो रेशियो था, उसे क्या बोलते थे हम लोग? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो a प्लस बी से जो c प्लस डी बन रहा है, तो इसका कुछ स्पीड होगा, इसका कुछ स्पीड होगा यहाँ पे। तो ये जो रेट कैसे निकाला जाता है, तो उसके बारे में जो बात किया था, वो बात किया था गुल्डबर्ग एंड वेगी ने। आए शांत रहो। कोई भी केमिकल रिएक्शन मेरे पास अगर हो, उसका अगर स्पीड तुमको निकालना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड या रेट ऑफ बैकवर्ड अगर निकालना है, तो उन्होंने क्या बोला था कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा, मतलब तुमको जो a प्लस बी से जो c प्लस डी बन रहा होगा, एक्चुअल में क्या होता है, मॉलिक्यूल a और b कोलाइड करता है और c प्लस डी यहाँ पे बनता है। तो ये जो c प्लस डी बनता है वो कितने स्पीड से बनता है, इसके बारे में बात किया था गुल्डबर्ग एंड वेगी ने। पिछले क्लास में मैंने डायरेक्ट बता दिया था, लेकिन एक साइंटिस्ट थे गुल्डबर्ग एंड वेगी, उन्होंने एक लॉ दिया था, उससे हम रेट के बारे में बात करते, कितने स्पीड से रिएक्शन चल रहा है। तो कैसे निकालते सुनो। देखो, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, देखो ये दोनों साइड चल रहा है, अगर डायरेक्ट एक साइड चलता तो रेट ऑफ केवल फॉरवर्ड के बारे में बात करते हो, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ जाने वाला स्पीड, रेट मतलब स्पीड ऑफ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, तो इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, ROF, रेट ऑफ फॉरवर्ड। तो आगे की तरफ बढ़ने वाला जो स्पीड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B के। मतलब जितना ज्यादा A और B का मॉलिक्यूल होगा, उतना ज्यादा कोलाइड करेगा, उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा C और D। अगर दो मॉलिक्यूल है तो दो कोलाइड करके जाएगा, 10 है तो 10 जाएगा, 20 है तो और 20 जाएगा। मतलब जितना ज्यादा मॉलिक्यूल होगा ना, उतना तेजी से कोलाइड करेगा वो, ठीक है। कोलाइड मतलब टकराएगा और C प्लस डी बना लेगा, ये बोला था वो। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। जितना ज्यादा A और B होगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, उतना तेजी से टकराएगा, उतना तेजी से भागेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। 2 है तो आराम से कोलाइड करेगा जाएगा, 50 है तो तेजी से कोलाइड करेगा, 10 कोलाइड करेगा, 15 कोलाइड करेगा, इस तरीके से अब प्रोडक्ट बनाएगा वो। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो कांस्टेंट KF आएगा इंटू A इंटू B, ठीक है। तो A का कंसंट्रेशन दिया रहेगा, B का दिया रहेगा, KF का वैल्यू दिया रहेगा, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ फॉरवर्ड निकाल सकते हैं। ये दिया हुआ तुमको मिलेगा, ये भी दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ से हम रेट ऑफ फॉरवर्ड निकाल सकते हैं। तो हमको इक्विलिब्रियम में केवल रेट ऑफ फॉरवर्ड नहीं चाहिए, हमको बैकवर्ड का भी डायरेक्शन चाहिए, बैकवर्ड का भी मैग्नीट्यूड चाहिए हमको। तो ये फॉरवर्ड को मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब हम बैकवर्ड के बारे में बात करते हैं कि अगर मान लो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड निकालना चाहेंगे, तो बताओ तो किसके कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा, C और D के। जितना ज्यादा C और D मिलेगा उतना ज्यादा कोलाइड करके फिर क्या बना लेगा वो, A और B बना लेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ बैकवर्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D के। जितना ज्यादा इसका वैल्यू होगा उतना ज्यादा क्या करेगा, कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएगा वो। तो ROB इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो बोलते हैं KB, क्या बोलते हैं यहाँ पे, KB। KF मतलब फॉरवर्ड वाला कांस्टेंट, KB मतलब क्या होता है, बैकवर्ड वाला कांस्टेंट। KB दिया हुआ रहेगा, प्रोडक्ट वैल्यू रख देंगे यहाँ पे दोनों का, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ROB आ जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड। लेकिन हमको अगर इक्विलिब्रियम चाहिए तो हम क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना है तो हमको रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होना चाहिए। तो मैंने कंडीशन बना दिया यहाँ पे, मैंने बोला क्या, इसका वैल्यू जब बराबर होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड, तो मैंने क्या किया, दोनों को बराबर कर दिया है। और KF बाई KB, देखो तो अगर दोनों बराबर है LHS तो दोनों का RHS बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो तो क्या किया मैंने यहाँ पे, KF बाई KB निकाल दिया है, बराबर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। बात बराबर है, देखो KF को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, KB को करेंगे इससे, तो बराबर नहीं हो जाएगा, दोनों बराबर है ना। KF को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, KB को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा यहाँ पर ना,
तो मैंने ऐसे किया है। और इसी के एफ बाई के बी के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ये इक्विलिब्रियम ऑफ मतलब ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड, कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड, दोनों का जो रेशियो निकाल देंगे तो क्या बोल देंगे उसको हम? के ई। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मैंने पिछले क्लास में इसी के बारे में बात किया था। तो हम इसको गुल्डबर्ग एंड बेगी के सहायता से, मतलब मास एक्शन के सहायता से भी इसको हम जान सकते हैं। तो इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जो रेट के बारे में बताता है कि रेट कैसे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। कितना मास एक्टिव है, ठीक है, सी का मास कितना एक्टिव है, डी का कितना है, ए का कितना एक्टिव है, बी का कितना एक्टिव है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ये जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? गुल्डबर्ग एंड वेगी के द्वारा। दो साइंटिस्ट थे गुल्डबर्ग एंड बेगी, जिन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बात किया था कि कैसे डिपेंड करता है रेट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो देखो इसका लॉ क्या बोलता है, देखो तो दिस लॉ स्टेट्स दैट, इसका जो लॉ है वो स्टेटमेंट क्या देता है इसके बारे में देखो तो थोड़ा। देखो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, स्पीड होता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रिएक्शन बैकवर्ड चल रहा है, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या देखता है ये? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दोनों रिएक्टेंट दे दिया मैंने, ये रिएक्टेंट यहाँ प्रोडक्ट कर लो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा ना बैकवर्ड के लिए, यहाँ पे क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो। अगर बैकवर्ड का बारे में बात करेंगे हम तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, ठीक है, जितना ये होगा उतना ज्यादा वैल्यू क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पिछले क्लास में मैंने बात भी किया था। इसमें एक क्वेश्चन कर रहे हैं, रुको तो थोड़ा, चलो ऐड कर दे पेज को, यहाँ पे प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, जितना ज्यादा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? रेट बैकवर्ड जाएगा। क्या कथी बोलिए? बात कर रहे, सब करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, अभी रुको आराम से। चलो देखो तो ये मेरे पास मान लो एक केमिकल रिएक्शन है, सुनो, इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोले लिखने के लिए, क्या लिखना है हमको यहाँ पे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बताओ तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखो सिंपली पहले क्या करना है, एक हम ट्रिक भी बताएंगे, पहले हम इसको क्या करते हैं जैसे हम पढ़ रहे हैं तो वैसे करेंगे हम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमको क्या चाहिए होगा बताओ तो? हमको चाहिए होगा के एफ और के बी का रेशियो, इसी रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं ना। तो हमको निकालना है के एफ और के बी का रेशियो, तो हमको निकालना पड़ेगा के एफ क्या होता है, के बी क्या होता है। तो सबसे पहले हमको चलना पड़ेगा क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड में, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब बताओ तो ये जो ए का जो कंसंट्रेशन है वो कितना दिया हुआ है इस बार? 2 दिया हुआ है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख लें, देखो तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कितना ए दिख रहा है? 2a हो गया। देखो वहां पे पहले कुछ नहीं था इसलिए ए और बी था वहां पे, तो हम ए और बी ले रहे थे ऐसे करके। अगर 2a है तो क्या करेंगे? 2 बार ए लिखना पड़ेगा। अगर 3a रहता तो 3 बार ए लिखना पड़ता हमको यहाँ पे। अरे ए के कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है, एक उठो यहाँ पे 2 ठो है ना, तो ए के और ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या रखा हुआ है? बी रखा हुआ, तो यहाँ पे क्या रख लेंगे हम? बी रख लेंगे हम। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को डाल तो क्या हो जाएगा? आर ओ एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? के एफ इंटू
क्या इसको ऐसे लिख ले, ए और ए का स्क्वायर कर दे यहाँ पे हम, दो ए को क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ए का स्क्वायर इंटू क्या लिख ले इसको हम, बी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। देखो ये सब वैल्यू दिया हुआ तुमको मिलेगा आगे, हम अभी सॉल्व कर रहे हैं जनरल कैसे लिख सकते, तभी तो तुम आंसर डायरेक्ट बना सकता है ना। ये सब वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, कितना वैल्यू इसका है, कितना ये, कितना ये सब मिलेगा तुमको। अभी लिखना सीख रहे हैं कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। अब देखो तो रेट ऑफ बैकवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो बताओ यहाँ पे क्या लिख ले, के बी, क्या पहले ऐसे लिख लेते हैं, रुको ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बताओ तो, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कई टो सी है यहाँ पे, तीन टो है, तो 3 बार क्या लिख दें यहाँ पे, सी, एक और सी, एक और सी, कितना सी लिखेंगे यहाँ पे हम, 3 ठो, और डी कई ठो यहाँ पे, 1 ठो, तो 1 ठो डी यहाँ पे कर लो। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो तो आर ओ बी बराबर सी का कितना हो जाएगा बताओ तो, क्यूब, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी का कंसंट्रेशन, के भी छूट गया, के बी, इसको क्या मान लेते हैं हम यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड। अब क्या कर लो, हमको चाहिए के अप और के बी का रेशियो, तो बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब आता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होता है, दोनों का स्पीड। तो कर लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर, तब वहां पे क्या मिलेगा हमको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। तो बताओ तो अब क्या करें यहाँ पे हम, ये दोनों बराबर होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, के एफ बाई के बी, और ऊपर में जनरली हम प्रोडक्ट रखते हैं ना, तो प्रोडक्ट मेरा क्या है ये वाला, तो क्या रखेंगे बताओ तो, सी का क्यूब इंटू डी, और ऊपर में क्या है यहाँ पे, ए का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, बी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। तो सुनो एक मिनट है, देखो अब हम इतना लंबा नहीं जाएंगे, कभी हम कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा, इस सब का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो देखो क्या करना, सुनो हमको पता है के एफ बाई के बी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऊपर में हम क्या रखते हैं प्रोडक्ट, और नीचे में क्या रखते हैं हम लोग, रिएक्टेंट। तो देखो तो ऊपर में प्रोडक्ट दिख रहा है सी का कंसंट्रेशन, डी का कंसंट्रेशन, नीचे में क्या दिख रहा है, ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये जो पावर वगैरह जो आ रहा है उसको हम डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है, इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो ये जो दिख रहा है उसका जो कोएफिशिएंट है वो डायरेक्ट पावर में चला जाता है। देखो तो यहाँ पे सी का पावर कितना है, 3, तो बताओ तो सी का कोएफिशिएंट कितना था, 3 था यहाँ पे। बताओ डी का कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो बताओ पावर में नहीं कुछ होता क्या लेंगे यहाँ पे, 1 लेंगे। सिमिलरली ए का कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो बताओ ए का पावर कितना है, 2। बी का कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो बताओ पावर में कितना गया, 1। अब याद हो गया होगा। अगर मान लो मैंने बोला ऐसे करके, सुनो तो क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, मान लो ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे मैंने बोला N2 प्लस 3S2 से क्या बनाना है, यहाँ पे 2NH3 बनाना है। और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्या पूछा कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो, क्या लिखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो। तो बताओ क्या करेंगे यहाँ पे हम, अभी न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, मैं इसका एक्सप्रेशन अगर लिखना आ जाएगा तब जाकर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो बताओ तो यहाँ पे के ई कैसे निकालेंगे हम, ऊपर में क्या रखते हैं हम लोग बताओ तो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बताओ ऊपर में क्या लगाते हैं हम लोग, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक्स और वाई मान ले। यहाँ पे हम इससे पहले नहीं करते थे क्योंकि हमको पता था वहां पे कोएफिशिएंट 1 आ रहा था, तो करने का कोई मतलब था नहीं। अगर कोएफिशिएंट बढ़ रहा है तो तुमको पावर में लगाना पड़ेगा। तो बताओ तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अब बताओ यहाँ पे के ई क्या हो जाएगा, देखो तो कंसंट्रेशन ऑफ NH3, यहाँ पे क्या दिख रहा है NH3। बताओ पावर में क्या लगा दे हम, 2 लगाएंगे हम, तो 2 लगा दो यहाँ पे, डिवाइडेड कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, N2 का कंसंट्रेशन कितना है बताओ, इसका पावर में कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 रख लो यहाँ पे, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन H2, बताओ पावर में कितना आएगा, 3 आएगा।
अब जो वैल्यू तुमको मिलेगा कंसंट्रेशन पुट कर देंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसे करके करना, हमने बोला एक्सप्रेशन लिखने के लिए। तो चलो अब इसको लिखो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो लिखो तो। इसका मात्रक क्या होगा, तो देखो तो सबसे पहली बात के ही लिखना चाहते हैं। के ही बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। एच आई का कंसंट्रेशन कितना होगा, पावर कितना दिया हुआ है, 2 होगा, डिवाइडेड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन H2, बताओ कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 यहां पर रख लो। बताओ यहाँ पे क्या है, I2 का कंसंट्रेशन कितना है, 1, तो 1 रख लो यहाँ पे। ये तो हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। अब कोई बोलेगा इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट तुम लिखो, क्या लिखना है, यूनिट। तो कैसे लिखेंगे सुनो तो, इधर कंसंट्रेशन, इधर कंसंट्रेशन, इधर कंसंट्रेशन, है ना। बताओ तो कंसंट्रेशन जो होता है, आगे हम बात करेंगे, जो कंसंट्रेशन जो होता है वो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, जैसे बोलेंगे क्या कि हाइड्रोजन गैस रखा हुआ कंटेनर में, अब मैंने बोला हाइड्रोजन गैस जो है 1 लीटर वॉल्यूम में रखा हुआ है, तो 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर में उस हाइड्रोजन गैस का नंबर ऑफ मोल कितना है उसका वैल्यू निकाल देंगे, तो उसी को तो बोलते हैं कंसंट्रेशन। हम देखो कंसंट्रेशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, इसको याद करना है। यहाँ पे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका यूज करेंगे, वहां पर कंसंट्रेशन यहाँ पर पुट करते हैं, तो कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, कि इकाई वॉल्यूम के अंदर में वो गैस कितना नंबर ऑफ मोल रखा हुआ है, उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। जैसे मान लो मेरे पास कंटेनर है, इसमें मैंने बोला क्या कंटेनर 1 लीटर का है, अब मैंने बोला इसमें 20 मोल हाइड्रोजन गैस रखा हुआ है, कितना मोल है, 20 मोल। तो बताओ हाइड्रोजन गैस का कंसंट्रेशन कितना होगा, 20 के बराबर। 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर में कितना मोल गैस भरा हुआ, उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखो तो थोड़ा इधर, तो बताओ तो एक कंसंट्रेशन टर्म का यूनिट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल का क्या होता है, बताओ तो, मोल। अब वॉल्यूम का क्या होता है, लीटर, मोल पर लीटर। ऑलमोस्ट ये मोलैरिटी भी हम पढ़े थे एक बार, मोलैरिटी मोल पर लीटर होता है, वही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे कंसंट्रेशन को मोलैरिटी भी बोल सकते हैं। बहुत सारा कंसंट्रेशन नहीं पढ़ा था वहां पे, पहला मतलब चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, मोलैरिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन वगैरह, तो उसमें मोलैरिटी टर्म यहाँ पे लेना है कंसंट्रेशन जगह पे, तो भूल जाता है। ठीक है चलो अभी हम याद दिला दे, ये हो गया मोल पर लीटर। तो बताओ तो इसका यूनिट कैसे लिखे, बताओ तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड कंसंट्रेशन रखना है, तो बताओ कितना स्क्वायर है यहाँ, बताओ तो, इसका स्क्वायर है, तो बताओ इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। तो बताओ मोल पर लीटर क्या हो जाएगा, बताओ तो यहाँ पे स्क्वायर। अरे ओवरऑल यूनिट पूरा निकालना है ना हमको, तो कितना है, ये 2 है तो स्क्वायर कर दिया मैंने, डिवाइडेड। बताओ तो यहाँ पे कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, मोल पर लीटर। बताओ कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 यहाँ पर रख दो। बताओ इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। पावर कितना होगा यहाँ, बताओ तो, 1 होगा। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो टोटल के ही का यूनिट आ जाएगा हमको, तो बताओ क्या होगा, देखो तो यहाँ पे मोल पर लीटर स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर साथ कटे जाएगा ना, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो देखो तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 के बराबर, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनिट लेस हो जाएगा यहाँ पे। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना वो यूनिट लेस भी हो सकता है, और कुछ इसका यूनिट ही बन सकता है। देखो ना, मोल पर लीटर का स्क्वायर, मोल पर लीटर का स्क्वायर, तो बताया स्क्वायर स्क्वायर कटे जाएगा यहाँ पे ना, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे यूनिट लेस। आगे क्वेश्चन एक और करते, देखो तो, 2 मोल NO2 से मैंने बोला यहाँ पे क्या बनना है,
चलो देखो इधर अब, देखो मैंने बोला है इस केमिकल रिएक्शन का क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं हम, एक्सप्रेशन लिख रहे हैं और साथ साथ उसका यूनिट का भी बात करेंगे हम। तो चलो तो निकालते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, के इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, पावर में क्या लगाएंगे, मान लो x और y लगाते हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो सम होगा वो लगाते हैं ऊपर में। तो लिख लो अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे N2O4, बताओ इसको बैलेंस मैंने किया था, कोएफिशिएंट कितना है, देखो तो यहाँ पे 1 है, कितना है 1, तो पावर में क्या लगा देंगे 1 डिवाइडेड, इधर क्या दिया हुआ है NO2, पावर में क्या जाएगा यहाँ पे 2 जाएगा, ये हो गया इसका एक्सप्रेशन, क्या हो गया इसका ये एक्सप्रेशन। बताओ इसका यूनिट कैसे लिखेंगे हम, इसका यूनिट लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखेंगे हम, ऊपर में मोल पर लीटर, यहाँ पे क्या आएगा ऊपर में मोल पर लीटर का पावर 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे मोल पर लीटर का पावर 2। तो बताओ एक से तो एक कटे जाएगा ना, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो तो यहाँ पे मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, यही होगा ना, देखो तो मोल पर लीटर कट गया, वो उल्टा हो गया पर देखो तो देखो ये कट जाएगा, एक टर्म कट जाएगा, तो नीचे में क्या मिलेगा, देखो तो 1 बाय मोल पर लीटर, तो लीटर गया ऊपर में ना यहाँ पे, तो देखो लीटर पर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताओ तो लीटर पर मोल हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ऐसे करके। तो बताओ तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम आ रहा है, रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा है, अलग अलग रिएक्शन का के का वैल्यू क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, वो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको लिख लो, अब आगे बढ़ रहे हैं। हाँ वो वाला पीछा वाला